6 अगस्त 1949 को वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945 के दौरान एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर ने हिरोशिमा शहर में दुनिया का पहला डिप्लॉयड एटॉमिक बम गिरा दिया। बम के गिरने के फौरन बाद 80,000 अफराद की मौत हो गई। इसके बावजूद कई लोगों की मौत रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुई। 3 दिन बाद दूसरे B-29 ने नागासाकी पर एक और बम गिराकर तकरीबन 40,000 लोगों की जान ली। ऐसे हथियार देखने के बाद जापान के एम्परर हिरोहितो ने 15 अगस्त को रेडियो से एक तकरीर में अपने मुल्क के सरेंडर होने का ऐलान किया। 1939 से पहले ही अमेरिकन साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप नाजी जर्मनी में हो रहे एटॉमिक वेपन्स रिसर्च से परेशान थे। 1940 में अमेरिकी सरकार ने अपने खुद का एटॉमिक वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जो वर्ल्ड वार सेकंड में अमेरिकी के शामिल होने के बाद ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वार डिपार्टमेंट की मिल्कियत में आया। यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम, जो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कॉर्पस के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के लिए कोड नेम से जाना जाता था। अगले कुछ सालों में इस प्रोग्राम के साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक फिजन के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स यूरेनियम और प्लूटोनियम पर काम किया। उन्होंने ये मटेरियल्स लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको भेजे, जहां जे रॉबर्ट ओपनहेमर और उसकी टीम ने इन खतरनाक चीज़ों को एटॉमिक बम बनाने का काम शुरू किया। 16 जुलाई 1945 के सुबह के वक्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने एलामोगोर्डो, न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर एक एटॉमिक डिवाइस प्लूटोनियम बम का पहला कामयाबी से टेस्ट किया। ट्रिनिटी टेस्ट के वक्त एलाइड पावर्स ने पहले ही यूरोप में जर्मनी को हरा दिया था। जापान ने हालांकि वादा किया था कि वो पैसिफिक में आखिर तक लड़ेंगे, वो भी उस वक्त जब उनके जीतने के चांसेस कम थे। इनफैक्ट अप्रैल 1945 के बीच जब प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन दफ्तर में आए और जुलाई के बीच जापानी फौज ने पैसिफिक के 3 साल के लड़ाई में हुए मुकाबले के आधे से भी ज़्यादा तबाही पहुंचाई, जिससे साबित हुआ कि जापान हार के सामने और भी ज़्यादा खतरनाक बन गया था। जुलाई के आखिर में जापान की मिलिट्री हुकूमत ने पोट्सडम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट किया, जो जापानीज़ के सरेंडर के बारे में था, और वार्निंग भी दी गई थी अगर जापान सरेंडर करने से इनकार करता है तो पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद किया जाएगा। जनरल डोगलस मैक आर्थर और दूसरे बड़े सैनिक कमांडर्स ने पहले से ही चल रहे जापान पर रिवायती बमबारी और बड़े हद तक इन्वेजन को जारी रखने का तस्वर रखा, जो ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से कोड नेमड था। उन्होंने ट्रूमैन को मशवरा दिए कि ऐसी इन्वेजन में यूएस की कुर्बानियों की तादाद 1 मिलियन तक हो सकती है। इतनी बुलंद कुर्बानियों से बचने के लिए ट्रूमैन ने फैसला किया हेनरी स्टिम्सन, वॉर मिनिस्टर जनरल डेविड आइजनहोवर और कुछ मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट्स के एतिकादी इंतकाल के खिलाफ होने के बावजूद एटॉमिक बम इस्तेमाल करने का उम्मीद रखते हुए कि ये जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करेगा। एटॉमिक बम के समर्थक जैसे जेम्स बायर्न्स, ट्रूमैन के सेक्रेटरी, इसकी तबाही अंदाज ताकत से ये मानते थे कि ये जंग को ही ख़त्म नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को सुपर पावरफुल मुल्क में भी तब्दील करेगा। हिरोशिमा टोक्यो से करीब 500 माइल्स दूर 3,50,000 अफराद वाले एक तिजारियत का शहर था, जिसे पहले निशाना बनाया गया था। टीनियन नामक पैसिफिक आइलैंड पर मौजूद अमेरिकी बेस पर पहुंचने के बाद 9,000 पाउंड से ज़्यादा वज़न वाले यूरेनियम बम को मॉडिफाई किया गया और B-29 बॉम्बर एनोला गे पर रख दिया गया, जिसका नाम कॉलोनल पॉल टिबट्स की मां से लिया गया था। हवाई जहाज़ ने सुबह के 8:15 पैराशूट की मदद से बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया, जो लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था।
और ये 2000 फीट ऊंचाई पर फटा। 12 से 15,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाते हुए शहर के 5 स्क्वायर माइल्स को तबाह कर दिया। हिरोशिमा की तबाही फौरी तौर पर जापानी हथियार डालने में नाकाम हुई, इसलिए 9 अगस्त को मेजर चार्ल्स स्वीनी ने टीनियन से बॉक्सकार नामक दूसरे B-29 बॉम्बर पर सवार होकर हिरोशिमा से 90 माइल्स दूरी नागासाकी को टारगेट बनाया। कोकुरा शहर के ऊपर गुजरने वाले घने बादल स्वीनी को नागासाकी नामक दूसरे टारगेट पर जाना पड़ा, जहां सुबह 11 बजे प्लूटोनियम बम फैटमैन को गिराया गया। दोस्तों, हिरोशिमा में इस्तेमाल हुए बम से ज़्यादा ताकतवर ये बम तकरीबन 10,000 पाउंड्स वज़न का था और इसको बनाया गया था कि ये 22 किलोटन की तबाही पैदा करे। नागासाकी की टोपोग्राफी, जहां पहाड़ों के दरमियान तंग दरवाज़ों में बसा हुआ था, ने बम के असर को कम किया और तबाही को 2.6 स्क्वायर माइल्स तक रिड्यूस किया। 15 अगस्त 1945 को जापानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12 बजे बादशाह हिरोहितो ने रेडियो पर अपने मुल्क के सरेंडर का ऐलान किया। खबर तेज़ी से फैल गई और यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे अलाइड पावर्स वाले मुल्कों में जापान में फतेह या VJ डे, विक्ट्री जापान डे के जश्न शुरू हो गए। तबाही और अराजकता के सीमे के कारण, जिसमें दोनों शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मिट गया था, और इस सब से हिरोशिमा और नागासाकी के बम्बार्डमेंट की सही मौत की तादाद अब तक मालूम नहीं है। हालांकि एस्टिमेशंस के मुताबिक लगभग 70,000 से 1,35,000 अफराद हिरोशिमा में मर गए और 60,000 से 80,000 अफराद नागासाकी में मर गए, दोनों धमाकों के शदीद तबाही और लॉन्ग टर्म रेडिएशन के इफ़ेक्ट से। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।